जय गौ माता, जय सनातन। नमस्कार। मैं आज फिर आपके समक्ष आया हूँ कुछ ऐसे बिंदु पे अपनी विचार रखने के लिए जो कि आप भी उससे सहमत होंगे। पहले तो मैं ये शांति डेयरी गौ माता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रखी है कि हम अपने देसी गौवंश को कैसे बढ़ाया जाए, बार बार हर बार जब भी मैं आपके सामने आऊँगा तो इन्हीं बिंदुओं पर पहले चर्चा शुरू करेंगे, उसके बाद फिर कोई और ज्वलंत मुद्दों को हम लोग पकड़ेंगे। इसका मकसद एक है कि अपने देसी गायों के बारे में तो हम जानें, अपने सनातन धर्म के बारे में तो जानें, साथ साथ जो हमारे आसपास जो घटना घटित हो रही है उस पर भी हम लोग विचार करें, ताकि हम लोग एक प्रमाण दे पाएँ समाज में कि हम लोग भी सजीव हैं, बिल्कुल निर्जीव नहीं हो गए। जैसे कहते हैं ना, जिंदा लाश। हमारे देश में एक ऐसी प्रथा बन बैठी है कि 5 साल के बाद हम लोग चलता फिरता लाश हैं। 5 साल के बाद ही हम लोग मुर्दे की अवस्था से उठते हैं और फिर वोट डाल के फिर अपना काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना, शमशान बैराग, शमशान घाट में जब लोग जाते हैं हर कोई सोचता है यार आज के बाद से अच्छा काम करेंगे, फिर वही चोरी चकारी, झूठ बोलना, ठगना, दलाली शुरू कर देते हैं। ये हमारी दिनचर्या का रूप है, इससे हर इंसान गुजरता है। और जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग अंदर से ही इस बात को सुन सुन के मुस्कुरा रहे हो। बात तो सही बोल रहे हैं यार, लेकिन कौन करता है यार? क्या ज़रूरत पड़ी है मेरे को बोलने का? ये है ना सरकार, सरकार करेगी, मेरा क्या जाता है? कुछ बोल दोगे, हो सकता है दो चार गुंडा को भेज के और दो चार थप्पड़ पिटवा दे, कर भी सकता है, ऐसा हो भी रहा है। लेकिन फिर भी हमारे देश में भगत सिंह कोई पागल थे क्या? वो भी गुलाम बन के रह सकते हैं। हम में से कितने लोग श्रीमती प्रकाश कौर, 2 दिन पहले उनका देहावसान हुआ, वो मर गई। जानते हैं कौन थी? कोई नहीं जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। श्रीमती प्रकाश कौर हमारे सबसे प्रिय, सबसे दिलेर, सबसे जिंदा दिल स्वतंत्रता सेनानी श्रीमान भगत सिन्हा की छोटी बहन थी, जो कि 96 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ। कोई फंक्शन नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई सभा नहीं ऑर्गेनाइज किया गया, और 2 शब्द तो बोलने की बात ही नहीं। इवन लगता है प्रिंट मीडिया में भी नहीं आया, पढ़ा ही नहीं किसी को। हर किसी को लगा हुआ है राहुल गांधी कहाँ चला गया। एवरीबडी इज आस्किंग क्वेश्चन, इट्स ए क्वेश्चन, यू नो, FAQs. Has he gone to Milan or has he gone to Bangkok? It's a $1 million question. Though it should not have become $1 million question, because anything pertaining to Rahul Gandhi is a bloody trash. And somebody talking about him, I think is surely wasting his time. लेकिन फिर भी बात करते हैं, बिकॉज हमारी प्रायोरिटीज इतनी सीमित और इतनी संकुचित हो गई है दैट वी आर ऑलवेज गाइडेड बाय पैरोकियल माइंडेड थॉट्स, पैरोकियल माइंडेड डिस्कशंस। हमारे यहाँ ब्रॉड विजन नाम की चीज़ ही नहीं है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि यदि हम लोग देश के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे तो ये बात यही हो गई ना कि केवल मोदी जी करेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और सारा जिम्मेवारी महिला से लेके 370 से लेके आपकी सब्जी भाजी का दाम करने से लेके सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का है। हम लोग केवल खाना है, पीना है और स्टेटमेंट दे देना है। क्या है यार, मोदी जी क्या कर रहे हैं? देखो तो बिजली का दाम बढ़ गया, इससे तो बढ़िया केजरीवाल था, 200 रुपये घटा दिया। वाह वाह वाह। यही हमारी टेंडेंसी थी जिसके चलते हिंदुस्तान इतने सालों तक गुलाम रहा। जो हमारी आज़ादी, सो कॉल्ड आज़ादी 1947 में मिली थी, वो आज़ादी नहीं थी दोस्त। वो मेरली एक छुपम छुपाई वाली खेल चल रही थी कि आपने कूट लिया, 200 साल 250 साल हमारे ऊपर कुटम कुटाई कर ली, अब जाओ भैया, अब मुझे भी कुछ करने दो। उसी के कुछ लोग यहाँ आए और देयर वाज अ वेरी स्विफ्ट ट्रांसफर ऑफ पावर, जिसके चलते हमें जो रियल ट्रांसफर ऑफ पावर हुई, दे हैव गॉन इन द हिस्ट्री लिस्ट ऑफ अनसंग हीरोज।
भगत सिंह का नाम लेने वाला कोई नहीं है, तो उनकी बहन का नाम लेने वाला कौन होगा? एनीवे, लेट अस कम टू द टॉपिक। कल एक हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसका भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ऐसा बोला जाता है कि वैसा चीफ मिनिस्टर जब अपने आवास छोड़ रहे थे, सरकारी आवास, तो टोटी और टाइल को भी तोड़ के ले गए साथ में। मैंने एक किताब पढ़ा था, नमक का दरोगा, उसमें पढ़ा था भाई चादर और चढ़ावे पर नज़र रखियो। सरकारी नौकरी में तनख्वाह कितनी मिलती है, जो चादर और चढ़ावे पे जो रकम आती है उस पर ध्यान देना। दैट इज द क्रक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन आवर कंट्री। आज के दिन में आप इमेजिन करें कि बहुत कम लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। हर किसी की पहली पसंद होती है सरकारी नौकरी। क्यों? काम कम, नौकरी पक्का, हर 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा तो ब्लैकमेल करेंगे सरकार को, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, और सरकार भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली ब्लैकमेल होती है। बोनस दो जी, 6% से लेके 12% तक बोनस हर 2-3 साल के बाद मिलना ही है। दीज आर नथिंग, दो पीपल से, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इट्स ए इंड्यूसमेंट और इंक्रीमेंट, but indirectly directly it's like propitiating and mollifying the bureaucrats so that the mechanism of running the administration is swift and in their favor. Otherwise everyone is bent upon working in a government सरकारी नौकरी यदि सरकार की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, ऑल इंडिया सर्विसेज हो, मोस्ट प्रिफर्ड। दैट इज आवर माइंडसेट and that is the mentality of India. In a developed societies, I don't know which is developed societies, हमारे पौराणिक विचारधारा से देखा जाए तो जो हमारी संस्कृति थी उससे ज़्यादा डेवलप्ड तो कहीं कोई विश्व में कोई ऐसा देश नहीं था जो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हुआ हो। लेकिन जो आजकल के ज़माने के अनुसार भौतिक दुनिया में जो आजकल जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, $15 ट्रिलियन इकॉनमी, 12 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, जैसे अमेरिका की है ना 15, 16 या 20, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। इंडिया की है 2.3 या 2.6 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी। तो इसमें जीडीपी इज़ द इंडिकेटर ऑफ योर ग्रोथ। तो मैं जो मुद्दा आज डिस्कस कर रहा था कि कल एक उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था कि कोरोना वैक्सीन जो आई है मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये वैक्सीन बीजेपी वालों का है। अब मैंने एक किसी फिल्मी का एक डायलॉग है या कोटेशन है, पता नहीं क्या है, कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम छिपा रहे हो। अखिलेश यादव ने ये बात बोल के बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा किया है। अखिलेश यादव कोई इंटेलेक्चुअल जायंट नहीं है। अखिलेश यादव एक परवर्टेड सोच रखने वाली पार्टी का नुमाइंदा है और सो कॉल्ड यू कैन से कि वो मुखिया है। और इस सोच वाले लोग, ऐसे सोच वाले लोग बहुत सारे हैं इस कंट्री में, जो कि किसी एक खास वर्ग को अपने पाले में करने के लिए, जिसको बोलते हैं तुष्टीकरण करने के लिए, पूरी कंट्री की जो मान मर्यादा या जो यूनिटी का जो निशानी होता है उसको दाव पे लगा देगा। अब देखिए इस बंदे ने क्या बोला कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि ही हैज़ क्रिएटेड ए डाउट इन द माइंड ऑफ लार्जर पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी कि यार ये वैक्सीन लगा दें, कहीं मेरा मुंह तो टेढ़ा नहीं हो गया, कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगी। ये जो पुराने विचारधारा के जो मौलवी लोग हैं और कट्टर इस्लामिस्ट्स, उन्होंने पहले ही से ही डंका पीटना शुरू कर दिया है कि यार ये ज़्यादा लगाओगे, वैक्सीन कहीं लगा लिया तो ये मोदी की सरकार है, इससे हमारी प्रजनन कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। अब जब इस तरह का विचारधारा, अखिलेश यादव तो नहीं कहा,
लेकिन ऐसे लोगों को बल मिलता है। अरे देखो, अखिलेश यादव ने इस बात को इंडोर्स तो किया कि वो वैक्सीन नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? ये बात वही है जो मौलवी साहब ने कहा कि यदि वैक्सीन लगा लोगे तो आपने 4-4 बीबियाँ की है, किसी को भी इंटरटेन नहीं कर पाओगे, तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा कर पाओगे भाई? फिर बच्चे नहीं पैदा करोगे तो गज़वे हिंद कैसे करोगे? गज़वा हिंद नहीं करोगे तो इस्लामिक स्टेट कैसे बनाओगे? इस्लामिक स्टेट नहीं बनाओगे तो सरिया कैसे लगेगा? यदि सरिया यहाँ नहीं लगेगा तो फिर ये हिंदुओं को काटो कैसे? दैट काइंड ऑफ माइंड सेट। और ऐसे लोग हमारे कंट्री में बैठे हुए हैं जो कि इन बातों को हवा दे रहे हैं। और हवा देने का मकसद क्या है? वोट बैंक पॉलिटिक्स। शुरू से ही हमारे देश में इस देश के लिए हित की बात करना बहुत ही विपरीतार्थक माना गया था। और ऐसे ऐसे एलिमेंट जो कि हमारे देश के नींव में बैठ के इसकी जड़ों को खोदे जा रहे हैं। हमारे देश में एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा इंसान जो कि रात दिन अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे देश की उन्नति कैसे हो, हर व्यक्ति के पास लेटेस्ट वैक्सीन पहुंचे ताकि मरने वालों की तादाद कम से कम हो। हमारी जो प्रोडक्टिव कम्युनिटी है, जो हमारे इकोनॉमी में कोई भी बंदा यदि स्वस्थ है तो आपकी इकोनॉमी में इजाफा कर रहा है, क्योंकि उसके खर्च मेडिकल पे नहीं जा रहे। वो एक स्वस्थ नागरिक होते हुए स्वस्थ विचार से अपने राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगा हुआ है। आज सुबह मैं पढ़ रहा था पेपर में, राशिद अल्वी जो किसी ज़माने में बहन मायावती की पार्टी के कोहिनूरों में से एक कोहिनूर थे, महारथियों में से एक महारथी थे, लेकिन उधर पट्टल चाटने के बाद यदि उधर का रास्ता बंद कर दिया गया तो बैकडोर से कांग्रेस में आ गए। हमारे देश में ये कैंसर की तरह फैला हुआ है। आपको टिकट नहीं मिला तो फिर वो पार्टी ख़राब हो गई, दूसरे पार्टी में स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, दिस इज़ द हॉल मार्क ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इन आवर कंट्री। अब उस बंदे ने यहाँ तक कह डाला कि पहले वैक्सीन तो प्रधानमंत्री लगावे, यदि प्रधानमंत्री बच गए तब मैं मानूंगा कि ये वैक्सीन सही है। इसका मतलब 1 मिनट में उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हमारे साइंटिस्ट का, हमारे जितने भी रिसर्चर्स थे, उनकी जो ये डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, जो उन्होंने एक्सप्लोरिंग माइंड सेट से इस वैक्सीन को निजात किया है, उनके कार्यों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया एक झटके में कि यार we do not attach any importance to what has been achieved by the scientist, but we shall go purely by what the political arithmetic demands us। ऐसा ही हो रहा है। तो इस तरह की जो विचारधारा है, that is the most dangerous and suicidal for healthy democracy in our country। healthy democracy तभी होती है कि आपने एक डेवलपमेंटल काम किया और मैं आपके सामने आपसे अच्छे डेवलपमेंट काम करने की प्रॉमिसेस दे सकता हूँ। एक लकीर को छोटी करनी हो तो उस लकीर को मिटाओ मत, उस लकीर के सामने बड़ी लकीर खड़ा करो। हमारे डेवलपमेंट कार्यों से बढ़िया काम करने की चेष्टा यदि कर सकते हो आप, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंटल मोड, डेवलपमेंटल प्लान। लेकिन दीज आर कॉल्ड सबमर्सिव प्लान। हम सरकार की जो भी नीति है उसको अपोज करेंगे। किसान आंदोलन में क्या हो रहा है? जैसे मैंने कल बताया कि सरकार 4 तारीख को मीटिंग कर रही है। अब मीटिंग होने के पहले ही जितने छटपटाऊ गैंग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत को तोड़ देंगे, बहुत सारे हिस्सों में तोड़ देंगे, आज़ादी चाहने वाले गैंग, ये सब पहले से स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि वो मान के चलते हैं कि मीटिंग फेल कर जाएगी। उसके बाद हम लोग ट्रैक्टर मार्च करेंगे, 26 जनवरी के दिन हम लोग ट्रैक्टर मार्च करेंगे विजय रोड पे, लाल किले की ओर हम लोग कूच करेंगे। ऐसी स्टेटमेंट्स है। इन स्टेटमेंट से यही दर्शाता है कि हमारे देश में जितने राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा ऐसे सोच के लोग पनप रहे हैं
जिनकी मानसिकता राष्ट्रवादिता से हटके देशद्रोहिता की ओर है, देशद्रोह बनने के रास्ते पे अग्रसर है। इनका मकसद डेवलपमेंट नहीं है, इनका मकसद कमिंग जनरेशन जो पॉस्टेरिटी हमारी है उसको गाइडलाइन देने की बजाय उनको दिग्भ्रमित करने की ओर है। उससे डेवलपमेंट नहीं होता, उससे सर्वनाश होता है, उससे समाज का विनाश होता है। ऐसे यदि विनाशकारी लोग हमारे समाज में रहेंगे तो फिर क्या होगा? समाज का अंत तय है। अभी देखिए हमारे देश में एक और करप्शन चल रहा है, हलाल सर्टिफिकेट। हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट मतलब जो भी माल आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन तभी होगी जब आप हलाल सर्टिफिकेट लेके आएंगे। ये बूचर खाने में दो तरह से मर्डर किया जाता है, जानवरों को स्लॉटर किया जाता है। एक होता है हिंदू पद्धति से रेत करना, जिसको झटका बोलते हैं, और एक होता है थोड़े थोड़े करके काटना। अब पता नहीं बलि का सिस्टम था वो सही था या फिर रेत रेत के काटने का सिस्टम सही है, आई डोंट नो। क्योंकि अहिंसा, हमारी संस्कृति तो अहिंसा सिखाती है, अहिंसा परमो धर्म। कोई भी मारपीट करने की बात, किसी भी जानवर को मारना, उसके मांस को खाना गलत है, ये कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर हर जाति में, हर प्राणी में, इवन कि पेड़ पौधों में भी भगवान का वास होता है। हमारी जो सनातन धर्म है, इसके अंदर प्रकृति में ही भगवान का रूप है। जब धर्म की शुरुआत हुई थी तो इसकी आप एंथ्रोपोलॉजिकल जेनेसिस पे जाएं। इसकी जब शुरुआत हुई थी तो वी स्टार्टेड वर्शिपिंग इवन द फेनोमेनन ऑफ नेचर। जब बादल कड़क रहे हैं तो लोगों को नहीं पता था कि बादल कैसे गरजते हैं या फिर बारिश कैसे होती है, तो वी स्टार्टेड वर्शिपिंग रेन गॉड, वी स्टार्टेड वर्शिपिंग थंडर, वी स्टार्टेड वर्शिपिंग द यूनिक क्रिएशन ऑफ नेचर, ये पेड़ पौधे। तभी तो इन सारी चीज़ों का वर्णन हमारे शास्त्रों में है और इन्हीं चीज़ों का पूजा हमारे पूजा पद्धतियों में है। आप देखिए हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी दादी एक वृक्ष की पूजा करते हैं। हम लोग भी पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाते हैं। क्यों? बिकॉज वी अंडरस्टैंड that God has created the universe and every creation of God is worth worshipping. इसलिए इंसान के साथ साथ ये जानवर भी भगवान की कृति है और भगवान के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मारने का हक मेरा नहीं है यदि हम किसी को जन्म नहीं दे सकते। लोग कहता है कि मेल एंड फीमेल कमिंग टुगेदर दैट लीड्स टू production of a child. That's right. But the very survival of male, how is that possible without the grace of God? Is it possible? It's not possible. आप इस बात को नहीं विश्वास करते तो ये मेरा आजमाया हुआ बात है। आप जिस दिन अपने आप फील करते हैं कि मैं सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति हूँ, मैं सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति हूँ, मैं सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति हूँ, आप एक दिन आजमा के देखें, अगले दिन आपके ऊपर विपदा आएगी, अगले दिन आपके ऊपर ऐसी कोई घटना घटित हो जाएगी कि आप बिल्कुल मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए ना तो घमंड किसी का होता है, ना तो कोई ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। द नेचर, द प्रकृति जिसको हम बोलते हैं, विच वी ऑल्सो रिफर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ गॉड, हैज़ क्रिएटेड आवर सेल्फ इन ए मोड दैट बी नॉर्मल, डोंट बी एबनॉर्मल। इफ यू आर एबनॉर्मल यू विल बी ब्रॉट टू नॉर्मलसी वेरी सून। तो ये हमारे सनातन में इसकी बहुत बृहद चर्चा है। अब मैं आ रहा था उसी हलाल सर्टिफिकेट पे। हलाल सर्टिफिकेट हमारे कंट्री में बहुत बड़ा लोचा है एंड दिस इज़ वन स्टेप टूवर्ड्स स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन आवर कंट्री। आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट लेनी होगी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इसकी सर्टिफिकेशन है $1600 पर सर्टिफिकेशन। और एक कहा जाता है कि हलाल सर्टिफिकेट के से जो इकॉनमी जनरेट होती है
दैट इज वर्थ 3 ट्रिलियन। $3 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी है, विच इज मोर देन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एंड दिस इकोनॉमी इज रिवॉल्विंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, preferably indirectly or directly in related with the countries which are Islamic in nature. For instance, we are not Islamic country, but we are heading towards one. In that country, हमारे कंट्री में एक छोटी तादाद में जो पॉपुलेशन है, ये सरकारों को विवश करती है कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए, ताकि उसकी इकॉनमी जो आएगी उससे जो पैसा जनरेट होगा टेररिज्म फैलाने में जाएगा, to spread the Islamic fundamental, principles of radical Islam. उन वाक्यों में इस पैसे को चैनलाइज किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ए बिग झाला, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, विच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। यही कारण है कि हम लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। हम इसलिए नहीं जानना चाहते हैं क्योंकि अभी लगता है यार ये जम्मू कश्मीर के लोग मरे थे ना। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज के चारों पुत्र को चुनवा दिया गया था। 2 बेटे चमकौर बैटल में मौत हुई थी और 2 बच्चों को दीवाल में चुनवा दिया गया था। लेकिन गुरु तेग सिंह बहादुर जी के जो सिपा सलाहकार थे, जो अनुयायी थे, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो थे बहुत ही नज़दीक अनुयायी, उनके अनुयायियों को आरा मशीन से जिंदा काट दिया गया। ये 400 साल पहले औरंगजेब के टाइम में हुआ था। लेकिन सोचेंगे यार 400 साल पहले हुआ था, अब नहीं होगा। आप गलत फहमी में हैं मेरे दोस्त। 1990 की बात मैं बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर खास करके कश्मीर की सारे मस्जिदों से एक आवाज़ आती है कि हिंदुओं इस जगह को छोड़ दो और इस जगह को तुम जितने पुरुष हो भाग जाओ, अपनी बेटियों और औरतों को छोड़ के जाओ। जो भाग सके तो भाग सके, जो नहीं भाग पाए उनके मर्दों के सामने, उनके पतियों के सामने, उनके बेटों के सामने बुरी तरह से उनको रेप किया गया। और वहाँ पे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेसिस्ट किया। उनको भी बहुत बड़ा गलतफहमी था कि हमारा पड़ोसी है, क्या बिगाड़ेगा, बचपन में हम लोग साथ जन्मे हैं, बगल के पड़ोस में तो जन्मा हुआ है। अपने सगे दोस्त लोगों ने घर से निकाला, आरा मशीन में ऊपर से नीचे तक काट दिया गया। मैं ये बात हेट फैलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कहता है ना कि कोई भी राष्ट्र, यदि राष्ट्र की अपनी बुनियादी जो संस्कृति है यदि डमाडोल होती है तो राष्ट्र कभी भी नहीं रह पाता। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। ये उदाहरण है लेबनान की। 1977 तक दैट वाज प्रीडोमिनेंटली मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज क्रिश्चियन। मात्र 20 साल में इन लोगों की बहुत बढ़िया तकनीक है, रिफ्यूजी बन के जाओ। जैसे फ्रांस में कैसे हुआ, रिफ्यूजी बन के गए। और ये रिफ्यूजी उस कंट्री में नहीं जाते जहाँ इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये उस कंट्री में जाते हैं जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी कंट्रीज़ को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, और वहाँ जाके फिर उस कंट्री को खा जाते हैं, छा जाते हैं। फोर्सफुल कन्वर्जन होती है, रिलीजियस प्रोसलिटाइजेशन होती है, रिलीजियस टॉर्चरिंग होती है, रिलीजियस कन्वर्जन होती है। उसके बाद आज के दिन में 1977 में लेबनान वाज कंसिडर्ड टू बी द पेरिस ऑफ ईस्ट। ओपन इकॉनमी, ओपन माइंडेडनेस, खुला समाज। आज के दिन में इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट प्लेस टू लिव इन। वही एज यूजल जितने भी इस्लामिक स्टेट में मार काट, आपस में लड़ाई झगड़ा, जहाँ क्रिश्चियन है क्रिश्चियन के साथ लड़ेंगे, जहाँ हिंदू है हिंदू के साथ लड़ेंगे, जहाँ कोई और रिलीजन है उसके साथ लड़ेंगे, जहाँ कोई नहीं आपस में लटकट के मरेंगे। ये IS किसको मार रहे थे? अपने ही भाई बहन को मार रहे थे। सीरिया में, इराक में, ईरान में, यही तो मार रहे थे। सीरिया को देखिए, वन ऑफ द मोस्ट कल्चरली वेरी रिच कंट्री। आज के दिन में दैट लुक्स टोटली डिवास्टेटेड।
and a marooned country. That country is standing virtually on the ruins of the pillars of ruins. बिल्कुल खत्म. इसलिए वही राष्ट्र बचता है जिसकी संस्कृति बचती है. हिंदुस्तान तभी बचेगा जब हमारे बच्चे बचेंगे. हमारे देशवासी अपनी पौराणिक संस्कृति पे फक्र करना सीख जाएंगे. हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. हिंदू हिंदू को गाली देगा, अरे देखो यार पंडित बेकार की बात करता है. अरे जो करता है करने दो. वो तब तक सही है जब तक वो देश को तोड़ने की बात नहीं करता है. वो बहुत कुछ नहीं करता है. वो अपनी पेट चलाने के लिए कुछ बातें करता है, कुछ रूढ़िवादिता फैलाता है. लेकिन आप इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगी. आज न कल ख़त्म हो जाएगी. लेकिन सबसे बड़ा देश के लिए वो घातक होता है जो हमारी जड़ों को काटने में लगा हुआ है. मैं अखिलेश यादव के ऊपर फिर से आता हूँ. इस बंदे ने जो बोला है कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, ये अपने बाप दादाओं के हेल्थ के लिए नहीं कर रहा है. उसके पिताजी कहीं और दूसरी शादी करके किसी और मैडम के साथ मस्त हैं. ए भाई साहब, मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया है ताकि एक मुश्त मुसलमान हमारे को वोट देंगे. और हिंदू तो बेवकूफ़ है ही, वो कहाँ जाएंगे. यादव जी हमें वोट दे देंगे. कुछ और कर्टसी हमारे हिंदू लीडर्स इतने जात पात में बटे हुए हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड. बिहार में तो एक है दलित, महादलित और पता नहीं कितने. इस तरह से बांट दिया गया है ताकि हमारा समाज बटा हुआ रहे और एक जो वायलेंट, एक जो बेलिजरेंट कौम है, वो सबको एक दिन तलवार के बल पे गजवा हिंद कर डाले. इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है समाज का कुछ भी हो जाए, विघटन हो जाए, इनकी सत्ता बची रहनी चाहिए. मैं बताता हूँ, इस कंट्री में एक से एक स्कॉलर हुए. इन पॉलिटिकल लीडर्स की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी तो देखो. कैसे कैसे लोगों को ठग के इलेक्शन जीत के पावर में आ जाते हैं. कहते हैं लोगों ने मेरे को बनाया. बात तो सही है, लोगों ने बनाया, लेकिन लोगों के पास चॉइस क्या है. आज के दिन में कोई भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता. यही पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग खड़े हो सकते हैं. और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वही बना सकता है जिसके पास किसी को जात का सपोर्ट है या फिर कोई इस तरह के सपोर्ट लेके बैठा हुआ है. टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग. योगेंद्र यादव कल तक आम आदमी पार्टी के साथ मलाई खा रहा था. आज जब वहाँ से धक्के मार के केजरीवाल निकाला, केजरीवाल भी लगता होगा कि यार यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड की क्या ज़रूरत है, जब मैं अकेला सबको खा सकता हूँ तब तुम और कहीं जाके चरो. योगेंद्र यादव ने अपना एक स्वराज पार्टी बनाया और वो किसानों के बीच में जाके बैठ गया. दाढ़ी खुजलाते हुए कल अनाउंस कर रहा था कि जी मैं तो सरकार का ये जो है गंदा कानून, काला कानून, जैसे ऐसा कानून बता रहा है जैसे एक कानून नहीं, रॉलेट एक्ट हो. जैसे रॉलेट एक्ट 19 जालियांवाला बाग के बाद पास हुआ था ना, कि दैट वाज ए ब्लैक एक्ट बिकॉज दैट हैड किल्ड सो मेनी पीपल ऑफ आवर कंट्रीमैन. गंदा कानून जब तक वापस नहीं लिया जाएगा. सरकार क्या बोल रही है किसानों के बारे में? किसानों के बारे में बोल रही है भाई यदि ये कानून बहुत बढ़िया होता तो किसान अभी तक तो सब अडानी अंबानी बैठ के बन गए होते. अभी तक किसान का हालत तो बेकार ही है ना. इसलिए बेकार है, एक कारण और भी है. हमारे कंट्री में सब इन्फ्लुएंसेस बहुत हुए. जैसे मैं बिहार में देखता हूँ 4 भाई है तो ये शर्तिया 4 भाई एक न एक दिन. मैं एक थ्योरी बनाया हूँ कि आपका भाई तभी तक है जब तक उसकी शादी नहीं हुई है, और शत्रु तभी तक नहीं है जब उसके बच्चे नहीं हुए हो, और आपका खून का प्यासा तभी तक नहीं है जब उसके बच्चे आपस में पैसे का लेन देन नहीं हुआ है. जिस दिन पैसे का लेन देन हो जाएगा तो आपका भाई नहीं रहेगा, आपका शत्रु होना तय है. और इसी प्रिंसिपल पे जो भी अपने फादर से 4 बच्चे यदि हुए उसके, तो 10 बीघा खेत है डिवाइडेड बाय 4, कितने बच गए? 2 के आसपास. अब उसके बच्चे हुए तो 2 में ही बांटोगे. यदि उसके 4 बच्चे हो गए तो 2 बीघा डिवाइडेड बाय 4, फाइनली यू आर रिड्यूस टू ए मार्जिनल लेबर. तो हमारे देश की यही कहानी है. अब इस कथा, इस परिप्रेक्ष्य में हमारे फार्मर्स की कंडीशन दिन ब दिन बद से बदतर होती गई.
तो मोदी जी ने उनके भले के लिए सोचा कि इतनी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स है, किसानों का जो प्रोड्यूस होता है उसका ऑप्टिमम फ़ायदा नहीं मिल पाता है, इनको जहाँ मर्जी वहाँ बेचने दो। आप चले जाएं मंडी में, मंडी का वही कुछ हाल है जो मदर इंडिया में वो जो था ना लाला, अरे भाई राधा, वही वाली कहानी। दे आर जस्ट लाइक गून्स सिटिंग ऑन मंडीज एंड दे आर फिक्सिंग देयर ओन प्राइस। चार आएगा, इसका इतना कटाई, इसके छटाई, ये दाल टूटा हुआ है, ये चावल कटा हुआ है। अब आर्बिट्ररली वट एवर प्राइस दे फिक्स, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और दैट इज सो एट्रोसियस, दैट सो क्रिमिनल। अब किसान कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बेच सकता है, लेकिन जो बीच में बिचौलिए हैं उनको लगता है नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगा बात, फिर हमारी आमदनी कैसे जाएगी। दैट्स व्हाई दे आर अपोजिंग टूथ एंड नेल। I believe these particular things had settled down in days to come. फिर से मैं अखिलेश यादव के ऊपर आता हूँ। ऐसे लोगों की बहिष्कार करनी चाहिए, ऐसे लोगों की सोच वाले लोगों को समाज से हटाना चाहिए, इंगित करके अलग थलग करना चाहिए। ये सामाजिक प्राणी नहीं है, ये देश के द्रोहियों में के कैटेगरीज में आते हैं। इनका निषेध करना चाहिए। धन्यवाद।